बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट में डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेस मतलब कि बॉटनी और जूलॉजी, दीज टू सब्जेक्ट्स आर इलस्ट्रेटिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मतलब कि आपको चीजों को इलस्ट्रेट करना पड़ता है। इलस्ट्रेशंस तीन तरह के होते हैं, पुरानी क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया है कि जब भी आप कोई फिनोमिनन डिस्कस कर रहे हैं तो फिनोमिनन के साथ आप डेफिनेटली एग्जाम्पल देंगे, वो उसका इलस्ट्रेशन है। जब भी आप कोई प्रोसेस बता रहे होंगे तो प्रोसेस के साथ फ्लो चार्ट बताना इज इलस्ट्रेशन। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी हो, एनिमल फिजियोलॉजी हो, या फिर जेनेटिक्स का कोई प्रोसेस हो, बायोकेमिस्ट्री का कोई प्रोसेस हो, फ्लो चार्ट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है इस तरह के आंसर्स के थ्रू जा पाना और आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको असेस कर पाना। लेकिन इसी तरह से जब भी आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में डायग्राम इज द इलस्ट्रेशन। और ये जो हमारा डायग्राम है इसको लेकर के दो तीन सवाल अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं और उन्हीं तीन सवालों को मैं यहाँ पे एड्रेस करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि डायग्राम हमें कलर में बनाना है या डायग्राम हमें सिंपल पेंसिल से या एक ही कलर से बनाना है। दूसरा ये पूछा जाता है कि डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट हैं और डायग्राम कितने बनाने चाहिए। और तीसरा ये पूछा जाता है कि हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम्स फास्टर। सबसे पहला सवाल कि डायग्राम कलर में हो या नॉर्मल एक सिंगल कलर से हो, पेंसिल से हो या स्केच पेन से हो या पेन से हो। तो यहां पर मेरा रिकमेंडेशन सबसे पहला तो ये है कि कलर ओनली फॉर क्लैरिटी। अगर आपको लगता है कि कलर को यूज करके हम डायग्राम को, उन चीजों को ज्यादा क्लियर बना सकते हैं, तभी आप यूज करें। अदरवाइज दो चीजें हैं, एक आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता कि आप हर डायग्राम को कलर कर सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप डायग्राम को ब्यूटीफाई कर सकते हैं कलर का इस्तेमाल करके, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि अभी तक आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर आपने लिखा नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर एक्चुअली रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो डायग्राम ओनली फॉर क्लैरिटी शुड बी colored, otherwise diagrams are good in single color. That is point number 1. Point number 2 हमारा ये है कि आपको जब भी कलर यूज करने की जरूरत पड़े तो प्लीज यूज कलर पेंसिल। हाई क्वालिटी कलर पेंसिल्स शुड बी यूज। डू नॉट यूज स्केच पेन। वन, यू कैन नॉट रेक्टिफाई इट। अगर कुछ गलत ड्रॉ हो गया तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्या है कि कई बार आपके पेपर शीट की दूसरी तरफ उसका इंप्रेशन आ जाएगा और वो अच्छा नहीं होगा। तो डायग्राम हमेशा ही कलर पेंसिल से बनाएं। और तीसरा जो डायग्राम के कलर को लेके है कि ओनली की एस्पेक्ट शुड बी कलर्ड। पूरे के पूरे डायग्राम को किताबों की तरह, टेक्स्ट बुक की तरह आपको कलर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन बता रहे हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में आप लाइसेंसिंग फैक्टर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर तीन तरह के प्रोटीन्स हैं जो लाइसेंसिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स में असेंबल होते हैं, तो आप उन तीन अलग अलग प्रोटीन को अलग अलग तरीके से शेड कर लीजिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने डीएनए को भी एक अलग कलर से डायग्राम में इंडिकेट किया है। आप डीएनए को नॉर्मल ब्लैक कलर से इंडिकेट कर दें। और जिन चीजों को आप एक्चुअली कलर के जरिए हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये तीन अलग तरीके के प्रोटीन्स हैं, तो बस उसको आप कलर करें। इसी तरह से अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी में बात करें तो अगर आप मेसोफिल, पैलिसेड सेल्स की बात कर रहे हैं या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, तो बस आप उसको हाईलाइट करें एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। तो सिर्फ की एस्पेक्ट को आप कलर करें। द आइडिया इज कि आप अपने टाइम को सेव करें एंड एट द सेम टाइम जिन चीजों को हम कलर से एनहांस कर सकते हैं क्लैरिटी के मामले में, वहां पर हम कलर को यूज भी कर पा रहे हैं। तो ये पहली बात हो गई कि कलर यूज करना है या नहीं करना, तो करना है, लेकिन नॉट फॉर ब्यूटिफिकेशन, ओनली फॉर क्लैरिटी। दूसरा कि जब आप यूज कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी के पेंसिल को यूज करें। स्टेडलर इज अ कंपनी विच मेक्स वेरी हाई क्वालिटी कलर्ड पेंसिल, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा कि जब भी आप कलर करें तो सिर्फ की एस्पेक्ट को कलर करिए। यू डू नॉट नीड टू कलर ईच एंड एवरीथिंग इन दैट डायग्राम। ओके, सेकेंड थिंग इज डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है।
तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। एंड आइडियली स्पीकिंग आपका डायग्राम आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होना चाहिए और डायग्राम की प्रॉपर कैप्शन होनी चाहिए। सिर्फ डायग्राम के कंपोनेंट को लेबल करना काफी नहीं है, हर डायग्राम को कैप्शन देना जरूरी है कि ये डायग्राम है क्या। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा सेल है और इस सेल में ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, तो आपको प्रॉपरली लेबल तो करना ही होगा कि ये सिक्रीटरी वेसिकल, ये हमारा सेल है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाकर के व्हाट यू हैव टू डू इज टू राइट अंडरनीथ द डायग्राम अ यूकैरियोटिक सेल शोइंग सेल सिक्रीशन। तो डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर को ही डिस्क्राइब करने के लिए बनाएंगे। इसके बाद क्या है कि आप इसके साथ डायग्राम को कैप्शन देंगे। सिर्फ लेबलिंग काफी नहीं है, हर डायग्राम का अपना कैप्शन होना चाहिए। एंड डायग्राम शुड आइडियली बी बिफोर और जस्ट आफ्टर द डिस्क्रिप्शन। पर्सनली मैं लाइक करता हूं इफ इट इज जस्ट बिफोर द डिस्क्रिप्शन, और उसके नीचे आप शुरू कर सकते हैं एज शोन अबव, और उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर अगर हमने डायग्राम बनाया है तो क्या हमें फिर डिस्क्राइब करने की जरूरत है? आंसर इज यस। अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं और आपको फ्लो चार्ट में आपने ज्यादातर चीजें लिखनी हैं, तब आपको उसको दोबारा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डायग्राम जो एक फिगर होता है वहां पर उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज को नहीं जानते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लूज मार्क्स। उनको लगता है कि हमने डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया था और उसको डिस्क्राइब किए बगैर भी काम चल सकता है। कई बार टाइम का भी प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें डायग्राम भी बनाना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है। एंड आइडियली डायग्राम हमारा कहाँ होना चाहिए? डायग्राम शुड बी जस्ट अबव द डिस्क्रिप्शन। अब तीसरा सवाल है कि हाउ मेनी डायग्राम्स? आइडियली स्पीकिंग एज लेस डायग्राम एज पॉसिबल। देयर इज नो हायर लिमिट। आप एक ही आंसर में 5-6 डायग्राम भी फिट कर सकते हैं, बट देन हमारे पास क्या है? टाइम की कमी है। सो वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ मेकिंग 3 डायग्राम फॉर अ शॉर्ट नोट। एज लेस एज पॉसिबल, लेट अस से कि एक ही डायग्राम में आप काम की सारी चीजों को अगर दिखा पा रहे हैं एंड इट इज अ 10 मार्कर, वो काफी है हमारे लिए। वो काफी है कि हमने एक ही डायग्राम बनाया, एक ही डायग्राम में सारी चीजें दिखा दी, एंड दैट इज मोर देन इनफ। सिमिलरली अगर आप को लगता है कि एक डायग्राम में वो फिट नहीं हो रहा, 2 चीजें पूछी गई हैं, तो आप मैक्सिमम 2 डायग्राम बना दीजिए। जैसे अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस लिख रहे हैं, ऑल्दो इतना आसान सवाल तो आता नहीं है, लेकिन अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के बीच अगर कंपैरिजन लिख रहे हैं, तो आपको ये दोनों डायग्राम तो बनाने होंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, as less as possible, only make the essential diagram। ये ड्राइंग का एग्जामिनेशन नहीं है, ये बॉटनी और जूलॉजी का एग्जामिनेशन है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि only essential diagrams are required here। अब तीसरा आता है डायग्राम को फास्ट कैसे बनाया जाए। डायग्राम को फास्ट बनाने का सबसे पहला जो तरीका है कि कभी भी टेक्स्ट बुक डायग्राम को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप टेक्स्ट बुकिश डायग्राम बनाते हैं ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। टेक्स्ट बुक के डायग्राम हमारे जो होते हैं, दे आर ड्रॉन बाय प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर्स। ऑफन टाइम दे आर ड्रॉन यूजिंग प्रॉपर इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर and they try to enclose so many things within a single diagram। अब हमारे डायग्राम की डिमांड तो बहुत सिंपल है। अगर आप सेल सिक्रीशन बता रहे हैं तो आप सेल सिक्रीशन बता रहे हैं, अगर आप गोल्जी अपैरेटस बता रहे हैं तो गोल्जी अपैरेटस बता रहे हैं, अगर आप न्यूक्लियस बता रहे हैं तो न्यूक्लियस बता रहे हैं। एक टेक्स्ट बुक का डायग्राम अगर न्यूक्लियस दिखाएगा तो उसके बाहर माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखलाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखलाएगा, गोल्जी अपैरेटस भी दिखलाएगा। अगर आपका डायग्राम बन रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, तो एक सेल बनाए, उसके अंदर आप न्यूक्लियस बना दें और कैप्शन में आप लिख दें न्यूक्लियस इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल ऑर्गेनेल्स नॉट शोन, एंड इट इज एम्पली क्लियर बिफोर द एग्जामिनर कि हाँ, लिमिटेड टाइम में एक कैंडिडेट यही तो ड्रॉ कर सकता था, और जो पूछा गया है उसको बस आप बनाने की कोशिश करिए, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू अटेन स्पीड। पहली बात कि टेक्स्ट बुक इस डायग्राम हमें नहीं बनाना है।
दूसरा, ऑब्वियसली आप डायग्राम बना करके एक बार चेक करा लीजिए कि कोई टीचर आपको ये बता दे कि हाँ, ये डायग्राम ठीक है, इसमें काम की चीजें आ जाती हैं और आपने कुछ भी एक्सेसिव नहीं बनाया है या जरूरत से कम भी नहीं बनाया है। और तीसरी चीज जिसको हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जब आप चीजों को रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन में आप डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर किसी भी डायग्राम को आपने 3 से 4 बार बना लिया, अपने रिवीजन के हर साइकिल में जो कुछ डिफिकल्ट डायग्राम है उसको 3 से 4 बार बना लिया, तो इट सिंपली मीन्स कि यू आर डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। और अब जब एक्चुअल एग्जाम में बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हो गए वो 3 आंसर, वो 3 पॉइंट्स जो डायग्राम को लेकर के आप ध्यान में रखेंगे। और डायग्राम अगर सही जगह पे सही तरीके से यूज किया जाए तो बॉटनी और जूलॉजी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत ही इजीली अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप 30 to 40 मार्क्स एक्स्ट्रा निकाल के ला सकते हैं कंपेयर टू समवन जिसने डायग्राम को अच्छे से यूज नहीं किया है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जितने लोग 300 प्लस इन सब्जेक्ट्स में लाते हैं, डायग्राम को उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रैक्टिस किया होता है। बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, लेकिन जो बनाना है सही जगह पे बनाना है, सही तरीके से बनाना है और स्ट्रैटेजिकली उनको यूज करना है। इफ यू डू दैट, it will boost your score like anything. So that's all in this one.